हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में जो ब्लड कार्पसेल्स थी उसमें हम लोगों ने रेड ब्लड सेल्स पढ़ लिया था, वाइट ब्लड सेल्स पढ़ लिया था। आज बात करते हैं हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स की, जो हमारे ब्लड कार्पसेल्स का लास्ट टॉपिक है। तो बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। देखो, ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है उसे थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो ब्लड प्लेटलेट्स को बोला जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले, देखो ये जो प्लेटलेट्स जो होती हैं जिन्हें रुधिर पट्टिकाणु हिंदी में कहा जाता है, तो ये केवल स्तनधारी जंतुओं में ही पाई जाती है। अन्य जंतु जो होते हैं, जैसे अन्य जंतुओं में अगर बात करते हैं तो अन्य जंतु की बात करें तो जैसे फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, इनमें पाई जाती है इस थ्रोम्बोसाइट के स्थान पर या ब्लड प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिंडल सेल। तो इनमें इसके स्थान पर स्पिंडल सेल पाई जाती है। इसके बाद अगर इसके शेप की बात करते हैं तो इसका शेप जो होता है वो 2 से 3 म्यू होता है। इसके बाद अगर इसके शेप के बाद इसके साइज की अगर बात करते हैं देखो, शेप की अगर बात करते हैं तो इसका जो शेप जो होता है वो अनियमित या फिर डिस्क नुमा होता है। साइज की अगर बात करते हैं तो इसकी साइज जो होती है वो 2 से 3 म्यू होती है। इसके जीवन काल की अगर बात करते हैं या लाइफ स्पान की बात करते हैं 8 से 10 दिन का होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं इसके निर्माण की या फॉर्मेशन की, इसका निर्माण कैसे होता है, तो जो लाल अस्थि मज्जा जो होता है उस लाल अस्थि मज्जा में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे मेगा कैरियोसाइट सेल कहा जाता है। तो लाल अस्थि मज्जा में पाए जाने वाली मेगा कैरियोसाइट सेल जो होती है उससे प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का निर्माण होता है। संख्या की अगर बात करते हैं तो यूजुअली इसकी संख्या जो होती है यानी मिनिमम जो या मैक्सिमम जो होती है, यानी नॉर्मल सामान्य व्यक्ति में इसकी कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 2 से 5 लाख प्रति 100 ml ब्लड जो होता है उसमें इसकी मात्रा होनी चाहिए। यानी 2 से 5 लाख प्रति 100 ml ब्लड में प्लेटलेट्स इतनी सामान्य व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर इस प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है, यानी मात्रा में यानी संख्या जो होती है, संख्या में अगर वृद्धि होती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है। अगर इसकी संख्या में कमी होती है तो उसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो कंडीशन आती है वो डेंगू बुखार जो होता है उसमें आती है। डेंगू के साथ साथ यानी डेंगू बुखार जो होता है उसमें ये कंडीशन जो होती है वो हो जाती है। अगर 40,000 से कम अगर प्लेटलेट्स की संख्या हो जाती है तो उससे एक विशेष प्रकार की डिजीज़ होती है जिसे पुरपुरा रोग कहते हैं, और ये एक प्रकार की क्रिटिकल कंडीशन होती है। यानी 40,000 से कम अगर प्लेटलेट्स बॉडी में रह जाती है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है जिसे पुरपुरा रोग कहा जाता है, जिससे शरीर में लाल लाल दाने या चकत्ते बन जाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। अब इसके बाद बात करते हैं तो ये जो कोशिका जो होती है थ्रोम्बोसाइट या ब्लड प्लेटलेट्स, इसमें केंद्रक जो होता है, केंद्रक के साथ साथ अन्य कोशिकांग जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। इसके साथ साथ इसमें संकुचन जो होता है, संकुचन की जो क्षमता जो होती है वो पाई जाती है। इसके साथ साथ बात करें तो रुधिर स्कंदन जो होता है या रक्त का थक्का जो होता है, उस रक्त के थक्के का निर्माण ये कोशिकाएं जो होती हैं वो करती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन और सेरोटोनिन जो होता है उसका स्त्रवण करती हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और सेरोटोनिन का स्त्रवण जो होता है वो थ्रोम्बोसाइट से ही होता है। तो ये हम लोगों ने बात करी जो
थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स जो होते हैं उसके बारे में। तो अब इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि यूजुअली क्या होता है कि ये ब्लड कार्पसेस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों ने पूरा कंप्लीट ब्लड के बारे में बात करा। तो ब्लड को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा। पहला पार्ट हम लोगों ने प्लाज्मा पढ़ा और दूसरा पार्ट हम लोगों ने पढ़ा ब्लड कार्पसेल्स यानी रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाओं में लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाओं और रुधिर बिंबाणु जो होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात करी। अब हम बात करेंगे रक्त जो होता है, रक्त के कार्यों की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रक्त के कार्यों के बारे में। देखो बात करते हैं जो रुधिर होता है उसके कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो रुधिर के कार्यों की अगर हम लोग बात करते हैं तो रुधिर के कार्यों में सबसे पहला कार्य जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं O2 तथा CO2 का परिवहन। देखो O2 और CO2 के परिवहन की बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे संवहनी अंग जो होते हैं, जो हमने श्वसन तत्व में पढ़ा था, तो उसके द्वारा लंग्स तक पहुंच जाती है यानी फेफड़ों तक पहुंच जाती है और फेफड़ों से ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन जो होती है उसको रुधिर में प्रवेश करवा दिया जाता है। अब यूजुअली रुधिर जो होता है, रुधिर में उपस्थित जो आरबीसी जो होती है उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके, यानी मैंने आप लोगों को बताया था कि हीमोग्लोबिन का एक अणु जो होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणु से क्रिया करता है और एक विशेष प्रकार का अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो यूजुअली रुधिर की सहायता से परिवहित होता है और जिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति करवानी हो या कोशिकाओं को, यानी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। फिर उपापचय क्रिया के फलस्वरूप CO2 का निर्माण होता है कोशिकाओं में। तो उन कोशिकाओं से रुधिर जो होता है वो CO2 को ग्रहण करता है और CO2 को ग्रहण करके ये रुधिर जो होता है उसको शरीर से बाहर वापस, यानी रुधिर की सहायता से, यानी रुधिर जो होता है वो CO2 को फेफड़ों तक पहुंचाता है और फेफड़ों को पहुंचाने के पश्चात फेफड़ों के द्वारा CO2 को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो O2 और CO2 का परिवहन जो होता है उसका मुख्य कार्य कौन करता है? रुधिर करता है। आगे बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। तो देखो सेकंड कार्य की अगर बात करते हैं, रुधिर का दूसरा कार्य जो होता है उसके बारे में अगर बात करें तो पोषक पदार्थों का परिवहन। देखो पोषक पदार्थों के परिवहन की अगर बात करते हैं तो भोजन के पाचन के पश्चात जो पोषक पदार्थ, सरल जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं या सरल पोषक पदार्थ जो बनते हैं, उन सरल पोषक पदार्थों को रुधिर की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो रुधिर का ही ये मेन कार्य होता है जिससे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। तो पोषक पदार्थों के परिवहन भी मुख्य कार्य रुधिर का ही होता है। आगे बात करते हैं पोषक पदार्थ जो होते हैं उनके परिवहन के पश्चात उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उनका परिवहन भी कौन करता है? रुधिर ही करता है। तो उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन की अगर बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, रुधिर जो होता है, देखो उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कुछ विशेष प्रकार के नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को किडनी तक पहुंचाया जाता है और किडनी के द्वारा शरीर से बाहर इसको निष्कासित कर दिया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो रुधिर के द्वारा ही संपन्न होता है। तो ये विशेष प्रकार के कार्य थे। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, अगले कार्यों की बात करते हैं तो देखो अगला कार्य जो आता है हमारे पास शरीर, यानी जो शरीर का जो तापमान जो होता है, शरीर तापमान संतुलन। तो शरीर के तापमान संतुलन की अगर बात करते हैं तो शरीर का जो टेम्परेचर जो होता है उसको कंट्रोल करने में मुख्य भूमिका रुधिर की होती है। इसके बाद बात करें जल संतुलन की, जल का संतुलन। देखो जल के संतुलन की अगर बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, रुधिर में जो उपस्थित जो जल होता है, यानी कुल मिला के शरीर में रुधिर का संतुलन जो, यानी शरीर में जो जल होता है उस जल का संतुलन रुधिर के द्वारा ही होता है, क्योंकि जल जो होता है वो रुधिर में ही उपस्थित होता है, अधिकांश जो जल होता है शरीर में। उसके बाद अगर बात करते हैं यूजुअली कि जो विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं, विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जो जल जो प्रोवाइड करवाया जाता है शरीर को, तो शरीर को विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं को करवाने के लिए जल जो दिया जाता है वो रुधिर की सहायता से ही दिया जाता है। तो जल के संतुलन का कार्य भी रुधिर के द्वारा ही होता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो रुधिर के और मुख्य कार्यों की बात कर लेते हैं। अगला जो कार्य आता है वो आता है रोगों या फिर रक्त का थक्का बनाने में। देखो
रुधिर जो होता है, रुधिर में विशेष प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, जो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है, उस प्लाज्मा प्रोटीन से रक्त का थक्का जो होता है उसका निर्माण करवाया जाता है। तो जो प्लाज्मा जो में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है या विशेष प्रकार के जो कारक होते हैं वो रुधिर में ही उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा विशेष प्रकार से रुधिर का थक्का जो होता है उसका निर्माण किया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है, इनके द्वारा जो रुधिर जो होता है उसका थक्का बनाया जाता है, जिससे रुधिर का बहाव रुक जाता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो चोटग्रस्त भाग जो है, उस चोटग्रस्त भाग की मरम्मत जो होती है, चोटग्रस्त भाग की मरम्मत करने में भी मुख्य भूमिका रुधिर की होती है। कैसे होती है? जैसे यूजुअली क्या होता है कि रुधिर में WBC पाई जाती है, तो ये WBC जो होती है वो चोटग्रस्त भाग जो होती है उसकी मरम्मत करना प्रारंभ कर देती है, यानी उसको रिपेयर कर देती है। क्षतिग्रस्त भाग जो होती है उस क्षतिग्रस्त भाग को सही करने का कार्य करती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि चोटग्रस्त भाग जो होता है उसकी मरम्मत करने का कार्य रुधिर के द्वारा ही संपन्न होता है। आगे अगर बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के रोगों के जो निदान होते हैं, उस रोगों के निदान के लिए भी रुधिर का उपयोग किया जाता है। तो रोगों के निदान से पहले हम अगर बात करें रोगों से बचाव के लिए भी, यानी रोगों के बचाव और निदान के लिए भी मेन महत्वपूर्ण जो होता है वो रुधिर ही होता है। कैसे बात करते हैं? देखो, रोगों से बचाव, देखो रोगों से बचाव की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो प्रकार की कोशिकाएं हमारे सामने आती है, न्यूट्रोफिल और उसके साथ साथ ही मोनोसाइट। देखो, एक को माइक्रो पुलिसमैन और एक को माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है। तो मैक्रो और माइक्रो पुलिसमैन जो होती हैं बॉडी की, तो ये क्या करती हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव जो होते हैं उनको सीधे ही नष्ट कर देती है, यानी हानिकारक बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीव जो होते हैं उनको सीधे ही नष्ट करने का काम जो होता है वो इन दोनों WBC का होता है। तो रोगों से, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के लिए इनका मेन महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये रोगों से बचाव का वर्क करती है। इसी के साथ विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं, जिन्हें भी WBC का एक प्रकार होती है। तो लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हानिकारक सूक्ष्मजीव को नष्ट करने के लिए ये जो कोशिकाएं जो होती है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है, वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और एंटीबॉडी जो होते हैं वो हानिकारक जो एंटीजन शरीर में जो प्रवेशित होते हैं, तो एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करती है। आगे बात करें रोगों से निदान की। देखो, रोगों से निदान की अगर बात करते हैं तो रोगों से निदान का मतलब तो ये होता है कि जैसे आप लोग कोई भी टेस्ट करवाने जाते हो या कोई आपके जो जैसे डिजीज़ हो जाती है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको जो ब्लड जो होता है उस ब्लड टेस्ट के बारे में बोलता है, यानी खून की जांच। तो खून की जांच से ऐसे विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जो परीक्षण जो किया जाता है वो रुधिर की सहायता से किया जाता है। रुधिर में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह का इन्फेक्शन होता है, जिससे व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो इन प्रकार की जांच या परीक्षण जो होते हैं रोगों के परीक्षण में रुधिर का ही उपयोग किया जाता है। अगर एक कार्य की और बात कर लेते हैं, एक कार्य और है हार्मोनों के परिवहन में। देखो हार्मोन की अगर बात करते हैं तो हार्मोन का परिवहन जो होता है वो भी रुधिर की सहायता से ही किया जाता है। यूजुअली देखा जाए तो क्या होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्त्रवण करती। अब ये हार्मोन जो होते हैं, ये हार्मोन शरीर में विशेष प्रकार के स्थान पर पाए जाने वाले ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं, लेकिन इनका जो कार्य होता है वो विशेष प्रकार के अंगों तक ही सीमित होता है। जैसे पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के यानी मस्तिष्क वाले भाग में पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि स्त्रावित होने वाला जो वृद्धि हार्मोन जो होता है वो तो शरीर में हर भाग में वृद्धि करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसे उस स्थान से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई ना कोई साधन की आवश्यकता होती है। तो हार्मोन को किसी लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए रुधिर की सहायता से उस हार्मोन को पहुंचाया जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उनको रुधिर की सहायता से विशेष प्रकार के लक्ष्य अंगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि वहां पर एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को प्रेरित कर सकें। तो इस प्रकार से रुधिर से संबंधित हम लोगों ने कार्यों के बारे में बात करी। अब हम नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है हमारा रक्त समूह, यानी मानव रक्त समूह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव रक्त समूह के बारे में। देखो, अब बात करते हैं मानव रक्त समूह की। मानव रक्त समूह, ह्यूमन
ब्लड ग्रुप। देखो मानव रक्त समूह की अगर बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य में अलग अलग मनुष्य जो होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। यानी हर व्यक्ति का रुधिर समूह जो होता है वो अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यूजुअली क्या होता है, एंटीजन के आधार पर रक्त समूह जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और मुख्यतः 4 प्रकार के रक्त समूह के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यूजुअली सबसे पहले तो वो ऐसे 2 पदार्थ जिनकी वजह से रक्त समूह के बारे में स्टडी की गई तो उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, मनुष्य का जो रुधिर होता है उसमें जो आरबीसी जो पाई जाती है उस आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार का रसायन पाया जाता है जिसे कहा जाता है एंटीजन। तो आरबीसी की जो सतह होती है उस आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ जो होता है, उस आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है एंटीजन और इसे एग्लूटिनोजन भी कहा जाता है। एग्लूटिनोजन, हिंदी में इसे प्रतिजन कहा जाता है। तो बाहर से शरीर में प्रवेशित होने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव या रासायनिक पदार्थ जिनके प्रति हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं? प्रतिजन या एंटीजन या एग्लूटिनोजन। इसके बाद शरीर में एंटीजन के प्रवेशित होने पर शरीर में उसके प्रति बनने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन जो होती है, जो रक्त प्लाज्मा जो होता है उसमें पाई जाती है और रक्त प्लाज्मा में भी सीरम वाला जो भाग होता है। यूजुअली क्या होता है, ब्लड जो होता है, इस ब्लड में से ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं यानी रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, यानी रुधिर में से हम लोगों ने अगर रुधिर कणिकाओं को अलग कर दिया, ब्लड कॉर्पसेल्स, तो ब्लड कॉर्पस सेल्स को अगर हम लोग अलग कर देते हैं तो हमारे पास बचता है प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा में से अगर हम लोग फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है अगर उसको निकाल देते हैं तो बचता क्या है? सीरम। बहुत ज़्यादा पानी जैसा पदार्थ, तरल पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है सीरम। तो इसी सीरम में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी, जिसे बोलते हैं एग्लूटिनिन। तो ये एग्लूटिनिन या एंटीबॉडी जो होती है वो पाई जाती है सीरम में। यानी जो प्लाज्मा जो होता है उस प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो प्लाज्मा में शेष बचा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? सीरम। तो सीरम तो पाई जाती है यानी सीरम जो होता है, सीरम में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। और आरबीसी की जो सतह होती है इस पर क्या पाया जाता है? एंटीजन। तो इसी एंटीजन के आधार पर रक्त समूह जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यूजुअली रक्त समूह 4 प्रकार के जो होते हैं उससे पहले हम लोगों को बात करनी है कि जो मानव रक्त समूह जो होता है उसका अध्ययन 2 वर्गों में किया जाता है। एक तो किया जाता है एबीओ तंत्र और एक किया जाता है आरएच तंत्र। यानी एक तो एबीओ सिस्टम और एक आरएच सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं एबीओ तंत्र के बारे में। देखो एबीओ तंत्र के बारे में लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले बताया, और लैंडस्टीनर साइंटिस्ट ने बताया कि मनुष्य के रक्त में विशेष प्रकार की एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मानव रक्त समूह जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला रक्त समूह ए, दूसरा रक्त समूह बी, तीसरे प्रकार का रक्त समूह ए बी और चौथे प्रकार का रक्त समूह जो होता है उसे कहा जाता है ओ। अब ये जो रक्त समूह होते हैं ये रक्त समूह विशेष प्रकार के होते हैं। ऐसा रक्त समूह यानी ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी पाई जाती हो ए में रखे जाते हैं, जिनमें बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी पाई जाती है उन्हें बी रक्त समूह में रखा जाता है। और जिनका रक्त जो होता है उसमें केवल एंटीजन ए बी एंटीजन पाई जाती है और एंटीबॉडी नहीं पाई जाती तो ए बी में, और जिनके रुधिर में केवल एंटीबॉडी ए भी पाई जाती है एंटीजन नहीं पाई जाता वो ओ रक्त समूह में आता है। अब ये जो चारों जो रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं ये किसको ब्लड दे सकते हैं, किससे ग्रहण कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक देखते हैं हम लोग। सबसे पहले होता क्या है कि ये ओ वाला व्यक्ति जो होता है ये सर्वदाता होता है। अब ओ वाला व्यक्ति जो होता है वो ए वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और ए वाला ए को भी दे सकता है। यानी ए वाला ए व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और उसके साथ साथ ये ए भी रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है उसको भी ब्लड दे सकता है।
तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखें और इस पूरी ट्रिक से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसको ब्लड देता है, कौन किसको ब्लड नहीं देता है। देखिए सबसे पहले देखो, ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सर्वदाता होते हैं, यानी ये सबको ब्लड दे सकते हैं। ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जो होता है वो ए को भी ब्लड दे सकता है, बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को भी ब्लड दे सकता है और ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को भी ब्लड दे सकता है। इसके बाद अगर ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो ए वाला ए को ब्लड दे सकता है, ठीक है, और उसके साथ साथ ए वाला ए बी को भी ब्लड दे सकता है। इसी प्रकार ओ वाला केवल ओ वाला ओ को भी दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और बी को दे सकता है। ग्रहण केवल ओ वाले व्यक्ति से ही कर सकता है, यानी ओ वाला व्यक्ति ओ से ग्रहण कर सकता है, लेकिन ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जो होते हैं वो या तो ए से ग्रहण करेंगे या फिर ओ से ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार अगर इसकी बात करते हैं तो ए बी वाला व्यक्ति ए बी से ही ग्रहण कर सकता है और उसके साथ साथ ओ से भी ग्रहण कर सकता है, ए से भी ग्रहण कर सकता है और बी से भी ग्रहण कर सकता है, यानी ये होता है सर्वग्राही और ये सर्वदाता, ठीक है। और बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति बी से ग्रहण कर सकता है और उसके साथ साथ ओ से ग्रहण कर सकता है। चाहे तो बी वाला व्यक्ति जो होता है वो ए बी को रुधिर दे सकता है और किसी को रुधिर नहीं दे सकता। तो हम लोग एक चार्ट से इन दोनों को भी देखते हैं कि कैसे क्या होता है। देखो रुधिर वर्ग जो है उसको हम लोग चार्ट से देखते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ग्रहण कर सकता है। तो देखो ये क्रम संख्या, उसके बाद एंटीजन या क्रम संख्या को छोड़कर हम लोग लिख सकते हैं ब्लड ग्रुप और ये क्रम संख्या, ठीक है। एंटीजन, उसके बाद एंटीबॉडी और उसके बाद दाता डोनेटर और ग्राही, यानी ये किसको दे सकता है, किससे ग्रहण कर सकता है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, 2, 3, 4। सबसे पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जो होता है उसमें एंटीजन हमेशा कैपिटल में लिखी जाएगी, ए एंटीजन पाई जाती है और बी एंटीबॉडी पाई जाती है। इसी प्रकार बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जो होता है उसमें बी एंटीजन पाया जाता है और स्मॉल ए एंटीबॉडी पाई जाती है। हमेशा ध्यान रखना एंटीजन को कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जो होते हैं इसमें केवल ए बी एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जो होता है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी पाई जाती है। इसी आधार पर देखो, इसी रीज़न की वजह से क्या होता है कि सेम रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जो होता है उसको रुधिर वर्ग यानी ब्लड दे दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है, लेकिन भिन्न रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दिया जा सकता। यानी जैसे ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जो होता है वो बी को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, रीज़न देखो। अगर ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को बी का ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। कैसे हो जाती है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब भी सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी अगर पास पास आ जाती हैं तो सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी पास पास आ जाने से वो आपस में क्रिया कर लेते हैं, जिससे गुच्छन हो जाता है और रक्त में गुच्छन होने की वजह से व्यक्ति के शरीर में ब्लॉकेज बन जाते हैं, यानी ब्लॉक बन जाता है, यानी रुधिर का थक्का बन जाता है, जिससे रुधिर का प्रवाह जो होता है वो रुक जाता है, उससे उसकी मौत हो जाती है। तो देखो क्या होता है, ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को अगर बी का ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो होता क्या है कि उसमें ए एंटीजन होता है, यानी ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में ए एंटीजन होता है और बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जो होता है उसमें ए एंटीबॉडी होती है। तो सेम ए एंटीजन ए एंटीबॉडी आपस में क्रिया कर लेते हैं, यानी ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं और उसके साथ ही ये दोनों भी आपस में क्रिया कर लेते हैं, जिसकी वजह से रुधिर का थक्का जो होता है बन जाता है, यानी रुधिर जो होता है वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, गुच्छन बन जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्रिया करके गुच्छा बना लेते हैं, जिससे रुधिर का प्रवाह जो होता है वो रुक जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेम रुधिर वर्ग व्यक्ति को ही ब्लड दिया जा सकता है, अन्यथा किसी व्यक्ति को ब्लड नहीं दिया जा सकता। तो ये किसको ब्लड दे सकते, किसको नहीं दे सकते, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे ओ वाला जो होता है वो ओ को तो दे सकता है, उसके साथ साथ ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जो होता है उसको भी दे सकता है। ये जो ट्रिक हमने लोगों ने बनाई थी, इससे हम लोगों को पता लग जाएगा कौन दाता होता है और कौन ग्राही होता है। इसको एक बार बना लेते हैं हम लोग। देखो, ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जो होता है
वो दाता किस किस को ब्लड दे सकता है? ए वाला ए को दे सकता है, ठीक है, ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अब ग्राही किस किस से ग्रहण कर सकता है? ए वाला ओ से ग्रहण कर सकता है और उसके साथ साथ ए वाला ए से भी ग्रहण कर सकता है। तो ए से ग्रहण कर सकता है और ओ से ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार बी की बात करते हैं तो बी वाला जो होता है वो दे किस किस को सकता है? बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ग्रहण किस किस से कर सकता है? बी वाला बी से कर सकता है और ओ से कर सकता है। इसी प्रकार ए बी की बात करें तो ए बी वाला व्यक्ति जो होता है वो किसी को ब्लड नहीं दे सकता ए बी के अलावा, यानी ए बी वाला ए बी को ही ब्लड दे सकता है, उसके अलावा किसी को ब्लड नहीं दे सकता। और ग्रहण किस किस से कर सकता है? ए से कर सकता है, बी से कर सकता है, ए बी से कर सकता है और ओ से कर सकता है, यानी सभी से ब्लड ग्रहण कर सकता है, इसलिए सर्वग्राही कहा जाता है। ओ वाला व्यक्ति जो होता है वो सबको ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, और ग्रहण केवल ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से ही करता है। तो यहाँ पर ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है और ओ वाला जो रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होता है वो सर्वदाता होता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति थे उनके बारे में बात करी। तो 4 प्रकार के रुधिर समूह होते हैं और उन चारों प्रकार के रुधिर समूह के बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि किसमें कौन सी एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब हम लोग रुधिर वर्ग जो होते हैं उनकी वंशागति की और बात कर लेते हैं। एबीओ समूह जो होता है या एबीओ तंत्र जो होता है उसकी वंशागति के बारे में और बात कर लेते हैं। तो एबीओ समूह की वंशागति, देखो एबीओ समूह की वंशागति की बात करें तो एक साइंटिस्ट हमारे सामने आते हैं बर्नस्टीन ने एबीओ समूह की वंशागति के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जो मानव का जो रुधिर समूह जो होता है वो एक प्रकार से आनुवंशिकता के नियमों का पालन करता है। और हम लोग जब आप लोगों को जब एक चैप्टर पढ़ाएंगे आनुवंशिकता तो उसमें बात करेंगे यूजुअली क्या होता है, प्रत्येक लक्षण जो होता है हमारे शरीर में उस लक्षण के लिए एक विशेष प्रकार का जीन जिम्मेदार होता है और उस जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे अगर बात करें लंबापन एक लक्षण है, लंबेपन को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी जो होता है यानी जो टी जीन जो होता है ये टी जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है, लंबाई को। अब लंबाई 2 प्रकार की होती है, लंबापन और बोनापन। तो किसी भी विप्रयासी लक्षण जो होते हैं यानी किसी भी विकल्प के 2 जोड़े जो होते हैं लंबा और एक बोना, तो वो विप्रयासी लक्षण कहलाता है। इस विप्रयासी लक्षण को एक ही जीन नियंत्रित करता है, जैसे ये लंबापन और ये बोनापन। अब ये दोनों लक्षण जो हैं वो लंबाई से रिलेटेड हैं, किसी भी पौधे की लंबाई या किसी जंतु की लंबाई से रिलेटेड है और उसको नियंत्रित कौन कर रहा है? एक जीन कर रहा है। तो किसी भी यानी विप्रयासी लक्षण जो होते हैं उसके 2 विकल्प होते हैं, लंबापन और बोनापन। अब ये जो जीन होते हैं 2 रूपों में पाए जाते हैं, प्रभावी रूप में और अप्रभावी रूप में। तो यूजुअली क्या होता है कि किसी भी जीन के 2 विकल्प होते हैं, लेकिन अगर किसी जीन के 2 या 2 से अधिक विकल्प होते हैं और वो एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो उसे कहा जाता है बहुयुग्म विकल्पिता। तो मानव रक्त समूह जो होता है वो बहुयुग्म विकल्प पिता जो होती है उसका मेन रीज़न होता है, यानी बहुयुग्म विकल्पिता के कारण ही यूजुअली एबीओ समूह की वंशागति को दर्शाया जाता है। जैसे अगर बात करते हैं तो अल्फा जीन जो होता है वो मानव रुधिर समूह का निर्धारण करता है। ये अल्फा जीन जो होते हैं वो यूजुअली अलग अलग रक्त समूह के आधार पर अलग अलग प्रकार के युग्म विकल्पिता प्रदर्शित करते हैं। जैसे बात करते हैं ये है ब्लड ग्रुप बीजी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप ए बी अब ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो ए बी और ओ होते हैं। अब ये जो ब्लड ग्रुप जो होते हैं इनके आधार पर जो जीन प्रारूप होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे बात करते हैं यूजुअली जीन प्रारूप को जीनोटाइप कहा जाता है। अब देखो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो होते हैं उनमें जो युग्म विकल्पी पाए जाएंगे वो अल्फा ए और ये तो समयुग्म की अवस्था होती है, समयुग्म की अवस्था। एक होती है अल्फा ए और अल्फा ओ, ये होती है विषम युग्म की अवस्था। उसके बाद बात करते हैं अल्फा बी
यानी जो ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें एक तो होगा समयुग्मिक अवस्था में, ये समयुग्मिक अवस्था अल्फा बी, और एक होती है विषम युग्मिक अवस्था अल्फा बी और अल्फा ओ। इसी प्रकार जो ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है उसमें एक ही प्रकार का होगा, एक तो होगा अल्फा है, एक होगा अल्फा बी। यानी प्रत्येक लक्षण जो होते हैं उसके जो जीन होते हैं वो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, क्योंकि जो जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र हमेशा जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य जो होता है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र जो होते हैं, इसका मतलब होता है 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी 23 गुणसूत्र जो जोड़े में पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो और रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका रुधिर वर्ग होता है अल्फा ओ और अल्फा ओ। ठीक है, अगर इनके प्रतिशत की बात करते हैं, ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जो होते हैं 23.5%, बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जो होते हैं 34.5%, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं 7%, और ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं 23.5%। तो ये इनके प्रतिशत हो गए, यानी इस परसेंटेज में ये लोग पाए जाते हैं। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि जैसे अल्फा ए और अल्फा बी जो होता है, यानी अल्फा ए जीन और अल्फा बी जीन जो होता है वो अल्फा ओ जीन पर प्रभावी होते हैं। यानी जब अल्फा ए और अल्फा बी आ जाता है तो अल्फा ओ का प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम लोग आनुवंशिकता की अगर बात करते हैं और आनुवंशिकता से संबंधित इसके एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उसके बारे में बात करते हैं कि पूछा जाता है कि अगर ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का विवाह अगर ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से या ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से या बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से करा दिया जाता है, यहाँ पर आपको समयुग्मकी या विषम युग्मकी दिया जाएगा। अगर ए और बी दिया, यानी समयुग्मकी ए का विवाह विषम युग्मकी बी से करा दिया जाता है, तो होने वाली संतान जो होगी उनमें किस किस प्रकार का रुधिर समूह होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पुरुष है, उस पुरुष का जो रुधिर वर्ग है वो ए है, और एक महिला है जिसका रुधिर वर्ग ए बी है। ठीक है, तो इसके विवाह, इन दोनों का विवाह कराते हैं, ये समयुग्मकी विषम युग्मकी कंडीशन है। यानी विषम युग्मकी ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का विवाह अगर ए बी रुधिर वर्ग वाले महिला से करा दिया जाता है तो बनने वाली जो संतानें होगी उनमें कौन कौन सा रुधिर समूह होता है। तो सबसे पहले विषम युग्मकी है तो अल्फा ए अल्फा ओ, महिला जो है उसमें अल्फा ए और अल्फा बी। इसने इससे क्रॉस किया, क्या बना अल्फा ए अल्फा ए। इसने इससे क्रॉस किया अल्फा ए अल्फा बी। इसने इससे क्रॉस किया अल्फा ए। सबसे देखो पहले अल्फा ए आएगा क्योंकि ए और बी जो होते हैं वो ऊपर प्रभावी, उसके बाद क्या आएगा अल्फा ओ। इसी प्रकार से यहाँ अगर बात करते हैं तो अल्फा, देखो अल्फा ए अल्फा ओ, अभी अल्फा ओ अल्फा बी से कर रहा है तो अल्फा बी पहले आएगा, अल्फा ओ बाद में आएगा। तो देखो बनने वाली जो संतानें होगी, ये वाला जो है ये कंडीशन किसको दे रहा है, रुधिर वर्ग ए को, ये कंडीशन रुधिर वर्ग ए बी को, ये कंडीशन रुधिर वर्ग ए को, और ये वाली कंडीशन रुधिर वर्ग बी को। यानी होने वाली संतान जो होगी उसमें से 50% तो रुधिर वर्ग ए वाले होंगे, 25% ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति होंगे और 25% बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा RH जो समूह होता है उसके बारे में। तो उसके